अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन पे हमारी बात हो रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। यह टॉपिक कितना ही इम्पोर्टेंट है, फेडरल बोर्ड वालों को इतना पसंद है कि इन्होंने जो है ना, अब ये देखो 2023 का जो एनुअल पेपर था, 23 के एनुअल पेपर में भी हमारे पास इसी से लॉन्ग आया हुआ था। डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, आल्सो ड्रा डायग्राम आउटलाइन। एक ये क्वेश्चन। अब देखो 24 एनुअल में भी इसी से ही क्वेश्चन आया हुआ। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है ना, उसमें एक ही लॉन्ग पड़ा हुआ है और यही चैप्टर पड़ा हुआ है, यही उसके फेजेस सारे पूछे हुए हैं, लेबलिंग पूछी हुई है और उसके साथ से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस हैं उनकी डिटेल पूछी हुई है। और 2026 में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसी टॉपिक के आने के। तो इस नौयत के लिहाज से ना ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 ही फेजेस हैं, बस उसको डिस्कस करना है तो आपके नंबर इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अब उसमें लिखना क्या क्या है हमारे पास, देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल रहे होते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस दैट अकर इन ओवरीज एंड यूटेरस। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये हमारे पास दो जगह पे चल रही है। देखो आपने ना चेंजेस देखने, ओवरीज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं साइकिल के दौरान, और यूटेरस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस साइकिल के दौरान। बस यही चेंजेस देखेंगे तो हमारे पास ये पूरी साइकिल कवर हो जाएगी। इसका पर्पस क्या है, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल का पर्पस ये है कि हर महीने इसने क्या बनाना होता है, एक एग बनाना होता है, एक मैच्योर एग बनाना होता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि इसने यूटेरस को प्रिपेयर करना है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसने यूटेरस को तैयार करना है प्रेगनेंसी को, ताकि फिर ये आगे पूरे 9 मंथ लेके चले, तो उसने तैयारी करनी होती है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। एमसीक्यूज की बात आ गई है, ये हमारे पास कितने दिन की होती है, ये टोटल 28 डेज की हमारे पास साइकिल होती है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड साइकिल। मैंने पीछे बात की ना कहा हमारे पास कि इसमें हमारे पास 2 साइकिल्स होती हैं, एक चल रही होती है ओवरी में, तो उसे बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल मीन चेंजेस अकरिंग इन ओवरीज। जो ओवरीज में चेंज हो रही होंगी उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन साइकिल। सेकेंड है हमारे पास यूटेराइन साइकिल, चेंजेस अकरिंग इन यूटेरस। जो यूटेरस में चेंजेस हो रही हैं तो हमारे पास ये यूटेराइन साइकिल। हमने क्या करना है, और आपकी बुक में वैसे ये हायर लेवल में जो है ना, इन दोनों साइकिल्स को अलग-अलग पढ़ा जाता है, लेकिन आपकी बुक में, हमारी बुक में, फेडरल बोर्ड की बुक में इसने दोनों साइकिल को मिक्स करके 3 ही पेजेस बनाई हुई हैं, उसमें दोनों की इकट्ठी बातें करते हैं। उसी में ओवेरियन साइकिल की बात कर रहा है, उसी में यूटेराइन साइकिल की ही बात कर रहा है। तो हम भी अपनी बुक को ही फॉलो करेंगे और आगे चलते चले चलेंगे। बोथ साइकिल, चाहे वो ओवेरियन हो चाहे वो यूटेराइन साइकिल हो, इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं, हाइपोथैलेमस से, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से, इंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन आएंगे और कुछ ओवरीज अपने हार्मोन बनाएगी। ये सारे हार्मोन्स जो है ना बारी बारी आते हैं और इस पूरी साइकिल्स को चला रहे होते हैं। अब शुरू करते हैं इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं। फेजेस में हमारे पास देखो, पहली फेज है इसको मेंस्ट्रुअल फेज। अच्छा, एक एमसीक्यूज की बात है ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने दिन की है, 28 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर उसकी जो 3 फेजेज हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज, या सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इनके इंडिविजुअली भी जो है ना ये बातें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। जैसे कि बात की जाए पहली फेज जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ये 1 to 5 डेज है। 28 डेज में से जो पहली फेज ने दिन कवर किए हुए हैं वो कितने हैं, 1 से लेके 5 दिन तक। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है, 5 दिन हो गए तो आगे 6 से लेके 14 तक ये फेज चलेगी। फिर 15 से लेके 28 डेज तक हमारे पास पोस्ट ओव्यूलेटरी चलेगी। तो इस हिसाब से ये डेज भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अब देखो जी, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, पहली बात ये 1 to 5 डेज होगा ना। इन दिस मेंस्ट्रुअल फेज हमारे पास फॉलोइंग इवेंट, ये इवेंट हो रहे होते हैं। पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट ये है कि यूटेरस जो होती है शेड इट्स डीपेस्ट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो ओवम पड़ा हुआ था, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, मतलब स्पर्म नहीं आया, तो वो जो सारी तैयारी वगैरह हुई हुई थी, तो उसने क्या करना है, एंडोमेट्रियम को उतारना है, बॉडी से निकालना है। अब मैं ज़रा इसको आपको चला के दिखा दूं। ये देखो जी, अब एग पड़ा हुआ था, आया कोई नहीं है, सारी तैयारी हुई हुई थी। हाँ, ये देखो ओवम जा रहे हैं और ये हमारे पास यूटेरस के इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी से निकलेगी।
ब्लड फ्लो होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोलते हैं, इसकी पहली फेज़ है, आपने देख ली। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें लिखना क्या क्या होगा। अच्छा, क्या हुआ इसमें, हमारे पास यूटिरस ने क्या किया, अपनी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको उतारा, बॉडी से निकाला। थिक हार्मोन डिपेंडेंट लेयर, फंक्शनल लेयर जो है वो डीअटैच होती है यूटिरस से, और ये जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग की फॉर्म में, मतलब ब्लड आता रहेगा निकलता रहेगा। ये ब्लड 3 दिन भी आ सकता है और ये 5 दिन तक आता रहता है। 3 दिन भी आएगा, ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन भी आता है, मैक्सिमम 3 to 5 डेज में ये सारी एंडोमेट्रियम और ये जो ओवम था, मैच्योर ओवम था, ये बॉडी से निकलते हैं। 5 डेज का जो साइकिल है उसमें 3 दिन ब्लड आएगा या 5 दिन ब्लड आएगा। ये नहीं है कि साइकिल 3 दिन की है, ये वाली फेज 3 दिन की है। ये इस बात का ध्यान रखना है, ये 3 दिन का मतलब है कि ब्लड आ रहे हैं। अच्छा, तो ये ब्लड कैसे निकलता है, या कैसे निकलता है, उससे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब उस मेंस्ट्रुअल फ्लो में चीज़ें क्या क्या हैं, पहली चीज़ उसमें ब्लड होगा, दूसरी चीज़ उसमें म्यूकस होगा। ये जो सर्विकल म्यूकस होता है इसने पहले ब्लॉक करके रखा हुआ है, कोई जर्म्स वगैरह अंदर न जाएं, सबसे पहले तो वो म्यूकस निकलेगा। और दूसरा, ये जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, एंडोमेट्रियम ने जो रखे हुए हैं प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए, एम्ब्रियो को उसने जो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, वो चीज़ें सारी जो इसने रखी हुई हैं, वो यहाँ पे वो सारी चीज़ें डीअटैच होके उतर चलेंगी। अब साथ में अगर हार्मोन की बात की जाए ना, एट स्टार्ट ओवेरियन हार्मोन एट लोवेस्ट लेवल। ओवरीज के हार्मोन ना स्टार्ट में तो बिल्कुल होते ही नहीं है। इस टाइम जो आ रहे होते हैं हमारे पास, वो आ रहे होते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग पिट्यूटरी से हार्मोन्स आ रही होती हैं। जैसे कि बात की जाए एफएसएच की बात की जाए, एफएसएच आ रहा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो ओवरीज पे आके ना फॉलिकल्स को मैसेज दे रहा है कि यार मैच्योर होना स्टार्ट हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब ये बात, इसके भी एमसीक्यूज में बातें आ जाती हैं, कितने दिन चलती है हमारे पास। ये हमारे पास चल रही है 6 to 14 डेज चल रही है। अब इसमें क्या होगा, हाँ पिछली स्लाइड में बात हुई ना कि एफएसएच आना शुरू होता है। जब एफएसएच आना शुरू होता है उस टाइम क्या क्या इवेंट्स होते हैं। जब एफएसएच पहुंचता है ना ओवरीज के पास, तो 1000 ओवरीज जो आती हैं सारी आती हैं, कहती हैं हम मैच्योर होते हैं, हम मैच्योर होते हैं, हम मैच्योर होते हैं, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ एक ही की जाती है, एक ही ग्रो करती है और मैच्योर होती है। जो उसके सेकेंडरी साइड या ओवम बनेगी हमारे पास, उसे मैच्योर फॉलिकल भी हम बोल रहे होते हैं। अब oogenesis और फॉलिकल डेवलपमेंट से पहले जो वीडियो लगाई है, सारी बातें वहाँ हुई हुई हैं ये। अच्छा, एक हमारे पास ग्रो ग्रो कर जाएगी, बाकी जो 999 हैं वो क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। उसे फॉलिकल एट्रीसिया भी बोलते हैं। वो बाकी 999 जो हैं, सारे जो फॉलिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एफएसएच की वजह से। अच्छा, दीज मैच्योर फॉलिकल्स स्टार्ट सेक्रेटिंग एस्ट्रोजन। जब ये फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है, उस पर एंट्रम जब बन जाता है, तो फिर वो ईस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देते हैं। अब ओवरीज में ईस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया, ईस्ट्रोजन बनेगा। ईस्ट्रोजन की वजह से क्या क्या होगा, पहली बात, वो जो एंडोमेट्रियम टूटी थी उसकी रिपेयर स्टार्ट हो जाएगी, वो दोबारा बनने लग जाएगी। सेकंड है, जब वो बनेगी तो एंडोमेट्रियम दोबारा से थिक और वेलवेटी होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि उसकी पहली अपीयरेंस थी। फिर सर्विकल म्यूकस, जो सर्विक्स है, यूटिरस की ओपनिंग है, उसका म्यूकस जो होता है ना वो पतला होना शुरू, वैसे तो शुरू में थिक होता है, फिर वो क्या होना शुरू होता है, पतला और क्रिस्टलाइन होना शुरू हो जाता है, ताकि स्पर्म सेल जो है इधर से गुजर सके, आसानी से गुजर सके। अब लास्ट, एफएसएच का जो है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब हमारे पास आ रहा है, उस एफएसएच का ईस्ट्रोजन के साथ नेगेटिव फीडबैक है। जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है ना, अब एफएसएच कम हो जाएगा। अब किसी और फॉलिकल को मैसेज नहीं दिया जाएगा कि तुम मैच्योर हो जाओ, तुम बस एक जो होना था वो हो गया, इस मंथ तक अब यही चलेगा। बाकी एफएसएच को रोका जाएगा कि यार अब नहीं आना, ये नेगेटिव फीडबैक था। जब एफएसएच कम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से आना, तो ये मैसेज है कि एलएच भेजा जाए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भेजा जाए। जो ही एफएसएच आना बंद होगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है ओव्यूलेशन, एग रिलीज करवा देगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज करवा देगा ओवरीज से, और वो भी डक्ट में भेज देगा। टोटल इसके लिए ना 5 मिनट चाहिए होते हैं, मतलब एलएच आता है फ़ौरन से एग रिलीज हो जाता है। और ये बात होती है, एग रिलीज होता है 14 डे में, रिप्रोडक्टिव साइकिल के 14 डे में ना एग आ जाता है अभी डक्ट में। देखो, ये जिनकी औलाद भी नहीं हो रही होती, डॉक्टर जो है ना उनको यही रिकमेंड करते हैं मियाँ बीवी को कि आप जो है हम बिस्तरी 14 डे में करो। क्यों? क्योंकि उस दिन ताज़ा ताज़ा जो है
एग गाया पड़ा होता है ओविडक्ट में, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर बिकम येलोइश ग्रैन्युलर मैस, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और वो प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट एनिमेशन देखते हैं, उसमें बात क्लियर होगी कैसे एग निकल और कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बन रहा है। अब जैसे ये वीडियो देखो जी, इसमें क्या हुआ हमारे पास, देखो FSH आएंगे, सबको मैसेज दिया जा रहा है मैच्योर हो रहे हैं मैच्योर, लेकिन सिलेक्ट ये वाला किया जाएगा, कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा, उससे हमारे पास LH आएगा, LH आके एग रिलीज कर देगा। ठीक हो गया, एक ही से नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे फॉलिकल एट्रीसिया कर जाएंगे, वो सारे ख़त्म हो गए। देखो और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ये बन जाता है कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू कर देगा। इसका मकसद प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी। वैसे इसका मकसद होता है प्रेगनेंसी मेंटेन रखना, शुरू में तो यही आ रहा होगा, बाकी जो 9 मंथ है वो यूटेरस में जो प्लेसेंटा है वो बनाना शुरू कर देती है। अब 14 डे में ये बात हो रही है, टोटल साइकिल 18 डे का, 14 डे रहते हैं। अब एंडोमेट्रियम वेट में ही रहे, जुड़ी रहे, सब रहे, ये सारा काम इस प्रोजेस्टेरॉन ने कराना है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलना शुरू होता है और ये ख़त्म होना शुरू होती है। फिर हमारे पास हाँ, फिर हमारे पास आ गई सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। भाई एग निकल गया, उसके बाद अब क्या होगा, इसके भी MCQs हैं कि हमारे पास कितने दिन की है, 15 to 28 डेज की साइकिल है। इसमें क्या क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर इम्प्लांट। अब एंडोमेट्रियम पहले बन गई है पिछली फेज में, अब उसने तैयारी करनी है कि अगर फर्टिलाइज एग आ रहा है तो मैंने उसको खाना पीना देना है सारा, उसको मैंने नरिशमेंट देनी है, प्रोटेक्शन देनी है, ग्रो करवाना है उसको। और ये सारा पॉसिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है ना कार्पस ल्यूटियम से, वो आके सारा काम करवाता है। क्या करता है कि एंडोमेट्रियम को वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बनाएगा, ग्लैंड जिन्होंने मैंने कहा ना कि उसने प्रोजेस्टेरॉन अगले 9 मंथ तक बनाना होता है, तो ये बना देता है कि अगर 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 वो आ गई तो उसने तैयारी हुई पड़ी हो सारी। फिर स्टार्ट सिक्रेटिंग ग्लाइकोजन, म्यूकस एंड लिपिड। अब देखो ये जो ग्लाइकोजन है यही तो वो फूड है जो एम्ब्रियो को मिलेगा, जब मल्टी सेलुलर जब आके वो इम्प्लांट होगा, सेल्स को खाना पीना तो देना है ना। तो एंडोमेट्रियम में ना यूटेरस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ठीक हो गया, उसमें उसने ना ये सारे खाना खाना पीना पहले से रखा हुआ होता है कि अगर इम्प्लांट होता है तो मैं जो है उसको खाना पीना दे दूँ। वो खाना पीना क्या है हमारे पास, वो खाना पीना यही ग्लाइकोजन है, इसीलिए इसको सेक्रेटरी फेज बोल रहे होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मतलब एम्ब्रियो वगैरह नहीं आई, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन आना बंद हो जाएगा और एंडोमेट्रियम दोबारा से टूटना शुरू हो जाएगी। और ये आखिरी दिन होगा, उसके बाद से दोबारा से वही मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ दो बातें MCQs की हैं। ह्यूमन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 50 ईयर पे ख़त्म हो जाते हैं। अब oogenesis पे हमारी बात हुई थी कि हर महीने ये जो एग आ रहे होते हैं ये 50 एज तक आके ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो उस कंडीशन को मेनोपॉज बोलते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ये ब्लड आना, ये एग आना सब बंद हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म हो गई है। अब जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज है वो होती है बिटवीन मेनार्की, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टू मेनोपॉज, इसके दरमियान है। पहले मेंसेस जो हुए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चली, और लास्ट तक जो साइकिल चलेगी उसके दरमियान ये इसकी रिप्रोडक्टिव एज है, ये बच्चे पैदा कर सकती है। ना इससे पहले पैदा कर सकती है ना इसके बाद पैदा कर सकती है, इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है इसके दरमियान में है। बस ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।